नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पीएम के दौरे की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। 10 दिनों में पीएम मोदी का ये दूसरा वाराणसी दौरा होगा और पीएम मोदी पिंडरा के करखियाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात भी जनता को देंगे, जिसमें 1200 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि 863 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम होगा। इसमें से 500 करोड़ रुपए की लागत से करखियाओं में अमूल प्लांट भी शामिल है। पीएम की जनसभा में 1 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जनसभा वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पीएम कल बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से सड़क मार्ग से ही पिंडरा के करखियाओं पहुंचेंगे। पीएम के सड़क मार्ग से आने जाने के दौरान उनके भव्य स्वागत की तैयारी भी की गई है। प्रधानमंत्री 23 दिसंबर को एक बार फिर से काशी आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं और इस बार प्रधानमंत्री लगभग 2100 करोड़ की योजनाओं की सौगात काशी की जनता को देंगे और इसके साथ ही अमूल दूध प्लांट का भी यहां पर शिलान्यास करेंगे। 1.5 साल के वक्त में इस प्लांट को पूरा किया जाना है और आने वाले दिनों में काशी श्वेत क्रांति का केंद्र बनेगा। आपको बता दें कि तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा था कि कभी सड़क पर घूमने की बात सामने आ रही थी, इसके साथ ही रोजगार की समस्याएं देखी जा रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इन सौगातों के बाद न सिर्फ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, बल्कि आने वाले दिनों में जो पशुपालक हैं उन्हें एक नया आयाम मिलेगा। प्रधानमंत्री इस मंच से श्वेत क्रांति की शुरुआत करेंगे। पूर्वांचल की श्वेत क्रांति इस मंच से शुरू होगी। आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है कि इससे न सिर्फ रोजगार पनपेंगे, बल्कि जो सड़क पर घूम रहे पशु हैं उनसे भी निजात मिलेगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर जिलाधिकारी कौशल राज ने भी बयान दिया और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और एसपी ग्रामीण ने तैयारी के बारे में बताया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। यहाँ वाराणसी में करखियाओं में यूपी सीडा के एग्रो पार्क में बनास काशी संकुल नाम से बनास डेयरी का एक शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में 475 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी के स्थल पे जहाँ पे वो फैक्ट्री लगनी है, मिल्क प्लांट लगना है, यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे। लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। कल दोपहर में लगभग 1 बजे पहुँचने की उनकी संभावना है। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ वाराणसी के विभिन्न विकास परियोजनाएं हैं, उनका भी लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। और इसी यहाँ पूरी फोर्स की ब्रीफिंग की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है CPF का फोर्स मिला है। राज्य सरकार की तरफ से लगभग हमें 10 कंपनी PSC मिली है और उसके साथ साथ ATS की टीम भी यहाँ रहेंगी। CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, DFMDs भी रहेंगे, सादे में हमारे कपड़े रहेंगे। लगभग 2,500 से 3,000 जो सिविल पुलिस का फोर्स है। वहीं यूपी चुनाव से पहले कोरोना ने अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित हो गई। हालांकि इटावा में अखिलेश की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो वहीं डिंपल यादव ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। डिंपल के संक्रमित होने के बाद आज इटावा में अखिलेश मास्क पहने हुए दिखाई दिए। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा में थे और एक तरफ वो PWD गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लॉयन सफारी भी घूमते हुए दिखाई दिए। इस दौरान अखिलेश अपने समर्थकों के साथ भी मिलते हुए दिखे। वैसे अखिलेश यादव जब भी इटावा दौरे पर आते हैं तो लॉयन सफारी घूमने जरूर जाते हैं, लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि अखिलेश यादव के मुंह पर मास्क दिखाई दिया। नहीं, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या, वो तो उन्होंने बनाया है। आप देखिए इतना शानदार ये प्रोजेक्ट बना है कि आज हमारा इटावा पर्यटन में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित हो गया है। तो वो तो हमेशा से, जब से बनना शुरू हुआ तब से आते रहे हैं। उनका दिली जुड़ाव है इस जगह से, हमेशा से आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो उन्हें जब भी थोड़ा सा भी समय मिलता है तो यहाँ सफारी पे आते हैं, देखने आते हैं क्या स्थिति है अब।
दरअसल कल अलीगढ़ के इगलास में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की संयुक्त रैली होने वाली है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अखिलेश और जयंत शक्ति प्रदर्शन दिखा सकते हैं, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। तो रैली में लाखों लोगों की आने की उम्मीद हो रही है। मिशन 2022 के लिए एक साथ अखिलेश और जयंत चौधरी दिखाई देंगे। सपा रालोद की संयुक्त रैली की तैयारी पूरी हो चुकी है। इगलास क्षेत्र में रालोद की अच्छी पकड़ दिखाई देती है और इगलास में होने वाली संयुक्त रैली को लेकर तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। मिशन 2022 को लेकर के लाखों की भीड़ जुटने वाली है और ये इतनी अप्रत्याशित भीड़ इस रैली में जुटने वाली है क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे दोनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी जो मेरठ में जो 7 दिसंबर को जो रैली हुई थी उसमें माननीय जयंत चौधरी जी के आग्रह पर या उनके निमंत्रण पर उसमें अखिलेश यादव जी उसमें शरीक हुए थे और तब वो भीड़ को देखकर गदगद हो गए थे और उन्होंने कहा था कि ये भीड़ की रैली, और तभी दोनों लोगों ने ये तय कर लिया था कि हम एक संयुक्त रैली इस प्रकार की करेंगे जिसमें हम पूरे प्रदेश में उसकी ताकत। उधर इटावा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा और प्रसपा का गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना तय हो चुका है और अब हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि जो भी सीटों के बंटवारे को लेकर कहा उन्होंने कि जो भी जिताऊ उम्मीदवार हैं उनके लिए सीट तय है। शिवपाल यादव ने साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मैं मान चुका हूं और बैठक कर आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। अब ये जो गठबंधन है, गठबंधन विलय, बार बार इसकी चर्चा हो रही है। सपा के साथ ये जो गठबंधन होने जा रहा है, ये राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर कैसे डालने जा रहा है? देखिए, हम लोग दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। सीटों का कोई झगड़ा नहीं। जो भी जीतने वाले हैं हम लोगों ने तय कर लिया है, जो भी जीतने वाले हैं उनको टिकट दे देंगे दोनों लोग मिलके और हमारे सब जीत जाएंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही वैसे एक बार फिर से बयानवीर नेता सामने आने लगे हैं, जिनकी एक बयानबाजी से सियासत और गर्म हो जाती है। मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा की ओर से जुटाए जा रहे चंदे को लेकर कहा कि भाजपा में चोर विधायक भरे पड़े हैं। वो चंदा राम नाम पर मिल रहा है और उसमें से वो लोग चोरी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 20-20 मुकदमे लिखवा दिया बाबा जी ने मेरे ऊपर। जब भी कुछ मैं बोलता हूं इनके खिलाफ एक FIR करा देते हैं और सारे चोर भरे पड़े हुए हैं। आप देखिए, आप चंदा चोरी में इनके विधायकों का नाम, जमीन की जालसाजी में इनके विधायकों का नाम। करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा देते हैं, ये उसमें चोरी करते हैं। यही सच्चाई है सरकार की। तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। अब जनता कितना हमें समर्थन देगी, कितना नहीं देगी, ये जनता के ऊपर है। हम अपने मुद्दे लेकर उनके बीच में जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और यूपी चुनावों को लेकर मायावती ने अभी पूरी तरीके से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक तरफ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चुनावी कार्यक्रम में लगातार मिशन में जुटे हुए हैं, तो मायावती फिलहाल संगठन पदाधिकारियों के संग यूपी फतह की रणनीति पर काम कर रही हैं। कल मायावती ने पार्टी दफ्तर में अहम बैठक बुलाई है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सभी जिलाध्यक्षों, मुख्य सेक्टर के प्रभारियों को तलब किया है। मायावती पार्टी दफ्तर में इनसे फीडबैक लेंगी और चुनावी अभियान को धार देने के लिए रणनीति पर विचार भी करेंगी। इस बैठक में पार्टी के आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार होगी। दरअसल 2022 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी खास समीकरण के तहत मिशन में जुटी हुई है। बसपा की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है। जौनपुर पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। बुलडोज़र जो वो बात कर रहे हैं, बुलडोज़र, वो अब यहाँ की जनता उस बुलडोज़र का मुंह पलट करके, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, जो सभी को आतंकित कर रही, सबको परेशान कर रही है, और वो चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, जिनको कुचल के दबा के मारने का काम किया। वो तो कहते ही हम मारने के उसमें रोको ठोको में हम एक्सपर्ट हैं,
तो इसलिए उनकी अब की ये बुलडोज़र घुमा करके और इस सरकार के ऊपर बुलडोज़र चलने वाला है और ये सरकार जाने वाली है। उधर कांग्रेस ने लगातार भाजपा के खिलाफ अजय मिश्र टेनी के मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल रखा है और एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में टेनी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में ही यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर जमकर हमला किया। पेड़ के परमिशन यूपी में नहीं मिल रहा है, कार्यक्रम का परमिशन नहीं मिल रहा है और यहाँ जो परमिशन दिया गया वो शर्तों पे। क्या आप लखीमपुर खीरी घटना के उल्लेख नहीं करेंगे? आप अजय टेनी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे? आप उसके परिवार वालों से नहीं मिलेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे? ये लोकतंत्र है कि तानाशाही है? उधर सीएम योगी ने भाजपा की जन विश्वास यात्रा के तहत आज सोनभद्र का दौरा कर बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने 250 करोड़ रुपए में बने राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करते हुए कुल 514 करोड़ की 79 परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने सोनभद्र का दौरा कर एक तीर से कई निशाने भी साधे। दरअसल सोनभद्र में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2017 में भाजपा गठबंधन ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सीएम ने सोनभद्र में जनसभा की, जहां उन्होंने अपनी सरकार के कामों का बखान तो किया, साथ ही साथ विपक्षियों पर बड़ा हमला किया। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी। पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। कोई पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे। जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था। नवरात्रि में दुर्गा मां की पूजा नहीं करने दी जाती थी। रामलीलाओं के आयोजन को रोका जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया है। कोरोना भी आपके पर्व और त्योहार को नहीं रोक पा रहा है। कोरोना को भी इतना प्रभावी अंकुश लगाया गया है कि दीपावली आपने आनंद के साथ मनाई। विजयादशमी का आयोजन पूरी भव्यता के साथ पूरे प्रदेश और देश के अंदर मनाया गया। रामलीलाओं के आयोजन हुए, कहीं भी कोई समस्या नहीं। शासन लाख दावे करे, लेकिन प्रदेश में हर्ष फायरिंग पर लगाम नहीं लग पा रहा। मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक लड़की के जन्मदिन पर केक काटकर तमंचे से फायरिंग की गई। लड़की ने खुद फायरिंग की और इस दौरान उसके चचेरे भाई ने भी तमंचे से फायरिंग की। जन्मदिन पर भाई बहन की ओर से हर्ष फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। खबरों के मुताबिक वीडियो 8 दिसंबर का बताया जा रहा है और ये कोतवाली क्षेत्र के रामलीला चिल्ला चौकी क्षेत्र के गली नंबर 3 का है। बाहुबली अतीक अहमद वैसे जेल में है, लेकिन अतीक अहमद का प्रचार प्रसार जारी है। बरेली में अतीक अहमद के पोस्टर लगी गाड़ियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों में असलहा भरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गाड़ी सवार लोग पहले से ही वहां से फरार हो गए थे। हरीश रावत का दर्द एक बार फिर से देखने को मिला है। इस बार हरीश रावत ने ट्वीट कर खुद अपनी ही पार्टी के अंदर की कड़वाहट को सामने रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय कई जगह या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक काम कर रहा है। मन में बहुत विचार आ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, लेकिन फिर मन के कोने से आवाज उठ रही है, नया वर्ष रास्ता दिखा दे, भगवान केदारनाथ मेरा मार्गदर्शन करे। हरीश रावत के इस ट्वीट को उनकी ही पार्टी के साथ नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस ट्वीट पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे। खुद हरीश रावत भी इस पर बोलने से बचते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को समर्पित है कि
राज्य के अंदर बेरोजगारी की स्थिति क्या है और बेरोजगार कितने त्रस्त हैं आज, और इसको चुनाव के विमर्श का मुद्दा बनाने और राज्य के अर्थव्यवस्था आदि पर समर्पित है। बाकी जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूँ। हरीश रावत के इस ट्वीट पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है। केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। जनता के प्रति ना कोई जनता का उनके प्रति विश्वास है। तो बहुत साफ और स्पष्ट ये होता है कि कांग्रेस के अंदर लड़ाई झगड़ा चरम सीमा पर है, और ये लड़ाई झगड़ा तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनके संगठन की ओर से ये बयान आता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, राहुल वर्सेस भाजपा चुनाव होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं राहुल जी को शायद वो रास नहीं आया। हरीश रावत का ये ट्वीट ऐसे समय में आया है जबकि कांग्रेस चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। सवाल ये है कि जब अभी कांग्रेस एकजुट नहीं है तो फिर 2022 में भाजपा के किले को वो ध्वस्त कैसे करेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। वहीं यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन जनता को जागरूक करने में है और इसके लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत गांव से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां लोगों को ईवीएम का डेमो देकर बताया जा रहा है कि वोट डालने के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग कैसे किया जाता है, जिससे कि बहुमूल्य वोट सही तरीके से डाला जा सके। जिला प्रशासन ने एक कार्यक्रम कॉलेज में भी करा रहा है, जिससे कि नए वोटर बने छात्र छात्राओं को ईवीएम के बारे में बताया जा सके।